यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध तक न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गरम क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरास गिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यों ना करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब मांस खाने को बैठे तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उसकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम देती हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, पर दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। उपदेशों को देना कितना ही सहज है, क्योंकि दूसरों को उपदेश देना तो सहज ही होता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि श्रीकंठ वही व्यक्ति हैं जो संगठित परिवार के लिए अन्य लोगों को बहुत उपदेश दिया करते थे, और आज वह खुद स्वयं अपने पिता से कह रहे हैं कि इस घर में उनका निवाह नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में सब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्री पर खड़ाऊं और जूतों की बौछारें होती हैं।
कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो और बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने से इसी गांव के कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर से उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ लो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कई और सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब सुना कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगीं। गांव के कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसीलिए अब किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने तो कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी लाल पुराने आदमी थे, इन भावों को फौरन ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से यह बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। और यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए, यही मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर खड़ा चुपचाप बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बड़ा आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी इतना मान ना करता था। श्रीकंठ का भी उस पर बड़ा स्नेह था। अपने होश में उन्होंने उसे कभी हुड़का तक न था। जब तक इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे।
ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए कार्य पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सन्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से यह सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंसू पोंछे, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझ सके कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसके लिए क्षमा कर देना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ की आंखें भी लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, लेकिन इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी भी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो मैं क्या करूंगी। इसी बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें ग्लानि हो गई है, ऐसा ना कहो, कहीं चले दें। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें अब नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा तो आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवाय आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू,
इस बात को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर कभी ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंदी की ओर देखा और पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बड़े घर की बेटी। यह कहानी आपको यह शिक्षा देती है कि घर की कलह को बाहर तक नहीं जाने देना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, कहानी की आखिरी लाइन कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, यह एक व्यंग भी है। हमारे समाज का वो दर्शन दिखाता है जिसके लिए प्रेमचंद बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, कि बड़े घर की बेटियां ही समझदार होती हैं, जो बिगड़े हुए कामों को संभाल लेती हैं। और आनंदी एक बड़े घर की बेटी है, तो क्या छोटे घर की बेटियां ऐसी नहीं होती? आप अपने विचार रखिएगा और इस बात के लिए कोई पक्ष विपक्ष मत मन में रखिएगा कि प्रेमचंद की कहानियाँ क्या उच्च कुल को ऊपर रखना चाहती हैं। ऐसा नहीं है। इन कहानियों के माध्यम से वे समाज का चित्रण करते हैं, हमें दिखाते हैं कि समाज किस प्रकार से अपने घर और बाहर के लिए बदलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्रेमचंद की अनूठी कहानियों के संग्रह का आनंद लेने के लिए। धन्यवाद।